हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जो है अच्छे तरीके से कर भी रहे होंगे। जो वीडियोज़ मैं डाल रहा हूँ आपके लिए, उसमें मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि इन वीडियोज़ को देख करके आपके जो अपने कुछ पर्सनल डाउट्स हों वो क्लियर हों और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिले आपको। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग जो है अपने प्रीवियस क्लास को जहाँ पे छोड़ा था उसके आगे से बात करेंगे, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर जो प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए 2-3 प्रॉब्लम्स पर और बात करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन और मिरर की स्टडी करेंगे, यानी कि उन पर हम लोग प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पिछली क्लास में हमने कुछ प्रॉब्लम्स कराए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड, तो उसी के आगे से कंटिन्यू करते हुए आज फिर से मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम सिंपली रिफ्लेक्शन पर ही बेस्ड रख रहा हूं और देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन है कि दो प्लेन मिरर हैं, एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री। इन दो मिरर के बीच का एंगल 30 डिग्री है और एक लाइट रे जो है किसी एक मिरर के ऊपर आकर के इंसिडेंट होती है एट एन एंगल 60 डिग्री। दिस इज मिरर फर्स्ट एंड दिस इज मिरर सेकंड। सिंपल सी प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं कि ऐसे ही प्रॉब्लम हमने आपको पिछली क्लास में भी कराई है। जिन लोगों ने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है वो लोग प्लीज पिछले लेक्चर को देखें, तो उसमें आपको इस तरह की एक प्रॉब्लम मिलेगी। बिल्कुल वही प्रॉब्लम है, डेटा हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है, यानी एंगल्स वगैरह हमने डिफरेंट ले लिए। तो बताइए कि 60 डिग्री के एंगल पर अगर ये लाइट यहाँ पर आकर के इंसिडेंट हो रही है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, 60 डिग्री के एंगल पर ही वो रिफ्लेक्ट होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भाई 60 डिग्री पर इंसिडेंट हुई, 60 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो गई, 60 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होकर के ये लाइट ऐसे जा रही होगी, तो क्या ये लाइट रे दोबारा जाकर के मिरर सेकंड पर इंसिडेंट होगी? बिल्कुल इंसिडेंट होगी। तो ये लाइट रे हमारी जो है मिरर सेकंड पर जाकर के ऐसे इंसिडेंट हो गई होगी। ध्यान से देखो, आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, इस ट्रायंगल में एंगल्स भी आपको दिख रहे हैं। ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया है। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है, तो दिस प्लस दिस इज 60 डिग्री। तो तीसरा वाला एंगल 120 डिग्री, यानी ये पूरा एंगल जो बनेगा वो 120 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक, हमें यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करना है क्योंकि लाइट यहाँ पर फिर से रिफ्लेक्ट होगी और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अप्लाई करने के लिए नॉर्मल का पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर से जो है लाइट रिफ्लेक्ट होगी, नॉर्मल अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये पूरा एंगल अगर 120 डिग्री है तो नॉर्मल इस लाइन के नीचे से जाएगा, तो दिस इज द नॉर्मल लाइन एट दैट पॉइंट। अब अगर ये नॉर्मल हो गया है तो ये पूरा 90 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, ये एंगल कितना बन गया? 30 डिग्री। पूरा एंगल 120 डिग्री है, ये नॉर्मल लाइन है, तो 120 में से 90 आप निकाल दोगे तो ये 30 डिग्री का एंगल होगा। दिस 30 डिग्री इज इंसिडेंट एंगल। जो लाइट ये वाली यहाँ पर जाकर इंसिडेंट हो रही है, कितने एंगल पर इंसिडेंट हो रही है? 30 डिग्री पर हो रही है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से फिर से यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो 30 डिग्री के ही एंगल पर वो रिफ्लेक्ट होगी। तो कुछ ऐसे मान लो कि ये रिफ्लेक्ट होकर के लाइट आ गई, ये एंगल नॉर्मल से 30 डिग्री होना चाहिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब देखो आप, ये लाइट रे जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है फिर से आकर के फर्स्ट मिरर के ऊपर यहाँ पर कहीं इंसिडेंट हो रही है, तो फिर से आपको एक ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है। इस ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखें, ये एंगल 30 डिग्री और ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई ये एंगल 60 डिग्री? क्योंकि नॉर्मल ये है और इस मिरर और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक का बीच का पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री है, और 90 में आप ये वाला एंगल निकाल दोगे तो ये एंगल बच जाएगा, तो ये एंगल 60 डिग्री आ गया। अब इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो इस ट्रायंगल में दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 30, दोनों का समेशन 90, तो निश्चित तौर पर तीसरा वाला एंगल 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा, इसका मतलब कि ये लाइट रे जो है फर्स्ट मिरर के ऊपर नॉर्मली आकर के इंसिडेंट होनी चाहिए।
तो ये नॉर्मली इंसिडेंट हो गई 90 डिग्री एंगल होने के लिए नॉर्मल आना पड़ेगा इसे। तो यहाँ पर नॉर्मली इंसिडेंट हुई तो ये नॉर्मली रिफ्लेक्ट भी होगी, फिर से वही पाथ रिट्रेस करते हुए यहाँ पर जाकर के इंसिडेंट होगी। आगे सेकेंड मिरर पर इंसिडेंट होगी 30 डिग्री के एंगल पर, और 30 डिग्री के ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर के फिर से फर्स्ट मिरर के ऊपर आकर के इंसिडेंट होगी, पाथ को रिट्रेस करते हुए आएगी और 60 डिग्री पर इंसिडेंट होकर के फिर से 60 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होकर के उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए निकल जाएगी। तो एक्चुअल इस प्रॉब्लम में हुआ क्या है कि लाइट ऐसे आई, रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर गई, फिर रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर आई, फिर रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर गई, फिर रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर आई और फिर रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकल गई। मतलब लाइट रे का रिट्रेस हो रहा है, अपने पाथ को वो रिट्रेस कर रहा है, और जब भी लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करेगा तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री हो गया है। कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हुए काउंट कर सकते हैं हम लोग। पहली बार लाइट ने यहाँ पर से रिफ्लेक्शन लिया, दूसरी बार यहाँ पर, तीसरी बार यहाँ से, चौथी बार अगेन यहीं से, और पांचवी बार यहाँ से, यानी टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन जो इस केस में मिल रहा है वो 5। तो हम बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर डेटा वाइज क्वेश्चन में लाइट का रिट्रेसिंग होगा आफ्टर 5 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 डिग्री। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इज 5। इट इज क्लियर? तो चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं इसी तरह से, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को ही अप्लाई करेंगे और कुछ भी नहीं। चलिए अब की बार मान लेते हैं कि हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन नहीं है। अब तक हमने जो प्रॉब्लम्स आपके सामने रखे उसमें जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर लिए थे, प्लेन मिरर लिए थे। तो अब की बार मैंने जो है आपके सामने कुछ ऐसा मिरर रखा है, सपोज दैट वो पैराबोलिक मिरर है। कैसा मिरर है भाई? पैराबोलिक मिरर है। एक्स वाई के कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में चलिए हमने एक पैराबोलिक मिरर लिया, ये इस प्रकार से, ध्यान रहे दिस इज द पैराबोलिक मिरर। इस प्रकार से इस मिरर को रखा गया है। इस मिरर की जो इक्वेशन है, मतलब इस पैराबोला की जो इक्वेशन है, ये पैराबोलिक मिरर है, पैराबोलिक मिरर, और इसकी जो इक्वेशन है मान लेते हैं इसकी इक्वेशन x इक्वल टू 4y स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। x इक्वल टू 4y स्क्वायर, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि एक लाइट रे है जो इस पैराबोलिक मिरर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर x एक्सिस के पैरेलल आ रही है, पैरेलल टू x एक्सिस। Light ray is incident parallel to the x-axis at a point P। हमें उसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। क्या हो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे becomes parallel to the y-axis, यानी कि कंडीशन है लाइट रे को y-axis के पैरेलल हो जाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है कि इस पैराबोलिक मिरर के ऊपर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाकर के इस पॉइंट P पर इंसिडेंट हो रही है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड लाइट रे बिकम्स पैरेलल टू द y एक्सिस। हालांकि फिर से आकर के वो मिरर के ऊपर यहाँ इंसिडेंट होगी, उसकी बात अपने को अभी यहाँ नहीं करनी है। हमें सिर्फ वो पॉइंट पता करना है मिरर के ऊपर जिस जगह से रिफ्लेक्ट होकर के ये लाइट y एक्सिस के पैरेलल होगी। क्लियर? इसे जावर प्रॉब्लम। अब देखिए अगर ध्यान से, तो ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको सर्कुलर मिरर के लिए कराया था प्रीवियस लेक्चर में। आप प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा, उसमें जो है हमने ऐसी एक प्रॉब्लम कराई हुई है। अब की बार मैंने मिरर को सर्कुलर में लेकर के पैराबोलिक ले लिया है। तो खैर प्रॉब्लम चाहे प्लेन मिरर की हो, सर्कुलर मिरर की हो, पैराबोलिक मिरर की हो, व्हाटएवर कोई भी मिरर हो, ठीक है, किसी प्रकार के केस में रिफ्लेक्शन की बात अगर हो रही है तो आपको सिंपली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही अप्लाई करना है, और कुछ बेसिक ज्योमेट्री को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी बात मैथमेटिकल चलेगी, लेकिन वो आपको समझ में आएगी।
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइट अगर यहाँ पर इंसिडेंट हो गई तो हमें यहाँ पर नॉर्मल चाहिए, तभी हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉर्मल के लिए चलो भाई इस पॉइंट पी पर अगर हम लोग एक टेंजेंट लाइन खींचते हैं, ध्यान देना दिस लाइन इज टेंजेंट लाइन एट पॉइंट पी, ये टेंजेंट लाइन हो गई। और आप जानते हो कि नॉर्मल हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रा करें तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा। दिस इज आवर नॉर्मल, हमें इसी नॉर्मल की रिक्वायरमेंट थी, तभी हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा भाई, अब अगर ये नॉर्मल है तो बताइए कि क्या ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को ही तो हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। तो ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया। मान लो कि ये इंसिडेंट एंगल कितना है? थीटा है। तो क्या ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। अब ध्यान से देखो कि ये x एक्सिस के पैरेलल और ये y एक्सिस के पैरेलल, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यानी थीटा प्लस थीटा टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बोलो भाई थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री इज द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर? अब आ जाओ ज्योमेट्री पर। तो अगर हम लोग बोले कि ये टेंजेंट लाइन है तो हमारे इस टेंजेंट का स्लोप सबको मालूम है, dy बाई डी एक्स। एक्स इक्वल टू 4y² इक्वेशन आपको दिया गया है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट वी नो दैट dy बाई डी एक्स। तो हियर वी राइट स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज इक्वल टू dy बाई dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई dx। और ये किसके इक्वल होता है? tan अल्फा, जहां पर अल्फा क्या है? टेंजेंट का x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल। यानी ये एंगल अगर हम लोग अल्फा मान लें तो इसी अल्फा का जो tan होता है दैट इज कॉल्ड स्लोप, जिसे मैथमेटिकली हम लोग dy बाई dx से लिखते हैं। तो चलो भाई dy बाई dx यहाँ से निकाल लेंगे और अल्फा की वैल्यू क्या होगी वो ज्योमेट्री से आपको मिल जाएगी। दिख रहा होगा ये अल्फा क्या है? ध्यान से देखो, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 डिग्री। यानी ये पूरा एंगल अगर 90 डिग्री है और ये अगर थीटा है, थीटा मतलब 45 डिग्री, तो 90 में से 45 निकालोगे तो ये एंगल आपको मिल जाएगा। दिस एंगल इज 45 डिग्री। और अगर ये 45 और ये 90 डिग्री तो अल्फा की वैल्यू भी क्या आ गई? 45 डिग्री। यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 45, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1। tan 45 इज इक्वल टू 1। dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 1 आ गई। सिंपल सी प्रॉब्लम, केवल ज्योमेट्री लगा रहे हैं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स यहाँ पर एप्लीकेबल है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है बस केवल यहाँ पर अप्लाई हुआ है। अब dy बाई dx की वैल्यू अगर 1 आ गए तो चलो dy बाई dx यहाँ से निकालते हैं। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर हम लोग मान लें तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट वी कैन फाइंड द dy बाई dx। आप ऐसा करो, इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर लो। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। पहली वाली इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलो भाई x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव कितना आ गया? 1 आ गया है। दिस इज इक्वल टू 4, कांस्टेंट है बाहर रखो, y² का डिफरेंशिएशन 2y इनटू dy बाई dx। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y² का डिफरेंशिएशन 2y इनटू dy बाई dx। तो दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करो तो आपको dy बाई dx की वैल्यू मिलेगी। कितनी आ रही है भाई dy बाई dx की वैल्यू? ये 4 इंटू 2 8 हो गया। तो इसको इस साइड में ले आओ, 1 बाई 8y। तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई 8y। इज इट क्लियर? तो अपने को dy बाई dx यहाँ से मिल गया 1 बाई 8y और यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट से dy बाई dx मिल रहा है 1। इक्वेट कर लो आप, यानी 1 बाई 8y
इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व करके हम लोग y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/8। एक कोऑर्डिनेट तो आपको मिल गया, y की वैल्यू मिल गई। अभी हमें x की वैल्यू भी चाहिए, तो आप ऐसा करो, इसी y की वैल्यू यहाँ पर रख लो, तो आपको x की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। तो चलिए अगर यहाँ पर हम लोग रखें x की वैल्यू, तो 4 इंटू वाई स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ y, दिस इज 1/64। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई, 4 से डिवाइड कर लो, 1/16। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कम्स आउट, आंसर इज, ठीक है, कोऑर्डिनेट जो होंगे 1/16, 1/8। दिस इज योर रिजल्ट। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इमेज, उसके फॉर्मेशन की और मिरर्स, जिसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कैसे किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को हम लोग बनाते हैं, और दूसरी बात, उस बनने वाली इमेज को हम लोग देखते भी कैसे हैं। यानी कि इमेज का बनना और इमेज का देखना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो कैसे कोई इमेज बनती है उसको समझते हैं, उसके बाद उस इमेज को हम लोग कैसे देखते हैं उसकी बात करते हैं। पहली बात, मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं उसको समझते हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने वाली जो लाइट रेज होती हैं, वो लाइट रेज जो है इंसिडेंट लाइट रेज होती हैं। कौन सी लाइट रेज होती हैं? इंसिडेंट लाइट रेज। यानी ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड विथ हेल्प ऑफ इंसिडेंट रेज। ध्यान रहे, इंसिडेंट रेज ही जो है ऑब्जेक्ट को डिफाइन करती है। कैसे डिफाइन करती है उसको समझ लो। ये हमारी इंसिडेंट लाइट रेज जिस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के मिलती हैं या एपियर्ड होती हैं मिलते हुए, दो बातें हैं, एक तो एक्चुअल में मिले और दूसरा एपियर्ड हो। तो जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट लाइट रेज हमारी मिलेंगी या एपियर्ड होंगी मिलते हुए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। अगर एक्चुअल में उस पॉइंट पर मिलेंगी तो उसे हम बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट, और एपियर्ड होंगी तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो कि ये कोई एक पर्टिकुलर मिरर चलो ले लेते हैं। इस मिरर के ऊपर हम लोग लाइट रे ले आकर के इंसिडेंट कर रहे हैं। ध्यान रहे कि ये कौन सी लाइट रेज आकर के इंसिडेंट हो रही है, ये कौन सी लाइट रेज आ रही है? इंसिडेंट लाइट रेज। और इंसिडेंट लाइट रेज की ही हेल्प से ऑब्जेक्ट मिलती है। बस आपको ये देख लेना है, ये हमारी जो लाइट रेज इंसिडेंट वाली हैं, अगर किसी पॉइंट पर वास्तव में मिल रही हैं तो वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए आप यहाँ पर ये पॉइंट जो है जहाँ से ये दोनों निकली हैं, यानी कि दोनों लाइट रेज इस जगह पर एक्चुअल में मिल रही हैं, तो बस यही हमारा जो है ऑब्जेक्ट है। और एक्चुअल मिल रही है तो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया भाई? रियल ऑब्जेक्ट हो गया। दिस इज द रियल ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अगर इस मिरर के ऊपर जो है ये लाइट रेज आकर के कुछ ऐसे इंसिडेंट होती, यहाँ पर भी दोनों इंसिडेंट लाइट रेज ही हैं, ठीक है, ऐसे कहीं से आ रही हैं और मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही हैं, तो इन्हीं की हेल्प से ऑब्जेक्ट आप डिफाइन करोगे। जहाँ पर मिलेंगी या एपियर्ड होंगी वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। बताइए कि क्या ये दोनों लाइट रे वास्तव में कहीं पर मिल रही हैं? नहीं। आप पीछे अगर इनको बढ़ाओगे तो ये डाइवर्ज होती जाएंगी, तो इनका जो है रियल में कहीं पर भी जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर ये मिरर ना होता तो क्या ये दोनों लाइट रे मिरर के पीछे कहीं इस जगह पर जाकर के मिल जाती? एक्चुअल में मिल नहीं रही है, बट एपियर हो रहा है इस जगह पर, ये दोनों लाइट रे यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो बस वही जो पॉइंट होगा जिस जगह पर ये एपियर हो रही हैं मिलते हुए, उसी को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। लेकिन ये चूंकि एपियर हो रहा है तो इसलिए हम लोग कौन सा ऑब्जेक्ट बोलेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। दिस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये बात हम लोगों ने समझ ली कि ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड विथ हेल्प ऑफ
इंसिडेंट रेज। ये इंसिडेंट रेज हमारी जिस जगह पर मिलेंगी उस जगह को ही हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। एक्चुअल में मिलेगी तो रियल ऑब्जेक्ट, अपीयर्ड होगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, राइट। अब अगर हम लोग एक बात और देखें, रियल और वर्चुअल का मतलब क्या होता है। रियल का सिंपल सा मतलब लॉजिकल सेंस में अगर हम लोग बात करें तो रियल वो चीज़ होती है जो हमारे सामने होती है, और वर्चुअल जो वो होता है जो हमारे पीछे होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग मिरर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो मिरर के सामने जो भी चीज़ होगी, मिरर के सामने किसी भी मिरर के सामने कोई भी चीज़ अगर आए तो निश्चित तौर पर वो क्या होगा, रियल। और मिरर के पीछे जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब क्या होंगी, वर्चुअल। जैसा कि आप देख भी पा रहे हो कि मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट रखा है, रियल ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो है मिरर के पीछे है ये, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं इमेज। कैसे इमेज को हम लोग डिफाइन करते हैं। बहुत बेसिक सी बात आपको मैं सिखा रहा हूँ, इसको सीखने के बाद ही जो है हम लोग इमेज फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से क्लियरली जो है समझ सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, रियल क्या है, वर्चुअल क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अगर हम लोग अब बात करें इमेज की, तो इमेज को हम लोग डिफाइन करते हैं विथ हेल्प ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। कौन से रे, रिफ्लेक्टेड रे। इमेज आर डिफाइंड विथ हेल्प ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। मतलब जहां कहीं पर भी रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे मिलेंगी उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, इमेज बोल देंगे। कोई भी दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे जिस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के मिले या अपीयर्ड हो मिले, दोनों बातें हैं, या तो रियल में मिले या तो अपीयर्ड हो मिलते हुए, उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इमेज। अब रियल इमेज क्या होगा, वर्चुअल इमेज क्या होगा, बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जैसे पहले की ऑब्जेक्ट के लिए मैंने कहा कि अगर एक्चुअल मिलेगा तो रियल इमेज और अपीयर्ड होगा तो वर्चुअल इमेज। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पर मान लो भाई कि ये वही मिरर है हमारा, कोई एक पर्टिकुलर प्लेन मिरर लिया है हमने दो लाइट रेज जो है यहाँ पर ऐसे ले आकर के इंसिडेंट कर दिया। पहली बात तो बताओ कि ये कौन सी लाइट रेज है, इंसिडेंट लाइट रेज है। क्या इनकी हेल्प से इमेज का फॉर्मेशन होगा, नहीं, इनकी हेल्प से तो ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है, ये ऑब्जेक्ट को डिफाइन करती है। इमेज को डिफाइन करने वाली लाइट रे कौन सी हो रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो रही है, यानी हमें रिफ्लेक्टेड लाइट रे चाहिए होगा। तो चलो ये दोनों लाइट रे यहाँ पर आकर के इंसिडेंट हो गई, इनको रिफ्लेक्ट कराते हैं, रिफ्लेक्शन आपको आता है, इस जगह पर जो है नॉर्मल ये बनेगा, और नॉर्मल से जितने एंगल पर ये इंसिडेंट हुई होगी उतने ही एंगल पर ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई होगी। दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ऐसे ही ये वाली लाइट रे जो है यहाँ पर जो इंसिडेंट हुई है, नॉर्मल ये बनेगा, और उतने ही एंगल पर जितने एंगल पर इंसिडेंट हुआ इस तरफ रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकल जाएगी। दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ध्यान रहे कि ये वाली और ये वाली तो इंसिडेंट लाइट रे हैं, इनकी हेल्प से ऑब्जेक्ट बना रहा होगा, और ये वाली दोनों लाइट रे रिफ्लेक्ट होने वाली हैं, इनकी हेल्प से इमेज बनेगा। और आप देख सकते हो कि ये दोनों रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्चुअल में मिल रही हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज। और चूंकि एक्चुअल में मिल रही हैं इसलिए इसको हम लोग कौन सा इमेज बोल रहे हैं, रियल इमेज बोल रहे हैं। इज इट क्लियर। ऐसे वर्चुअल इमेज को भी हम लोग दिखा सकते हैं। मान लो कि इंसिडेंट लाइट रेज ऐसे जा रही है, ये दोनों कौन सी लाइट रे हैं, इंसिडेंट। इनकी हेल्प से ऑब्जेक्ट बनेगा, ये पॉइंट है, ऑब्जेक्ट इज दिस पॉइंट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, रियल ऑब्जेक्ट है। हमें डिफाइन करना है इमेज, तो इमेज को डिफाइन करने के लिए रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे चाहिए। तो चलो भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करो। यहाँ पर ये लाइट रे इंसिडेंट हो गई है, जिस एंगल पर इंसिडेंट होगी उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होकर के निकल जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे हो गई। ऐसे यहाँ पर जो है ये लाइट रे जो इस एंगल पर इंसिडेंट हो गई उतने एंगल पर ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी। दिस टू आर द रिफ्लेक्टेड लाइट रे, और यही दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे हमारा इमेज बनाएंगे। ध्यान से देखो ये दोनों लाइट रे अगर बढ़ाएं हम लोग तो ये डाइवर्ज हो रही है, ये रियल में कहीं पर भी मिलेंगी नहीं।
इनकी मुलाकात वास्तव में नहीं होनी है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो मिरर के पीछे एक्सटेंड करने पर ये अपीयर हो रही हैं, यानी कि दिस पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज। और कौन सा इमेज होगा भाई? वर्चुअल, बिकॉज दे आर अपीयर टू मीट। तो दिस इज इमेज बट वर्चुअल इमेज। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि जितनी भी चीजें, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, मिरर के सामने अगर होंगी तो वो रियल होगा, मिरर के पीछे होंगी तो वर्चुअल होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इमेज है मिरर के सामने है, रियल इमेज है। यहाँ पर ये जो इमेज है मिरर के पीछे है, वर्चुअल इमेज है। क्लियर? तो हम लोगों ने अभी ये सीखा कि ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है और इमेज को कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक, अब हम लोग मिरर्स में जो है कैसे इमेजेस का फॉर्मेशन करेंगे उसकी बात करेंगे और उन पर बेस्ड जो है प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। अपने सिलेबस में 3 प्रकार के मिरर की स्टडी है। वन इज प्लेन मिरर एंड सेकेंड इज स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर 2 प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे, जिनमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। राइट? इन तीनों मिरर में जो सबसे सिंपलेस्ट मिरर होता है वो है प्लेन मिरर, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्लेन मिरर पर जो है कंपटीशन वगैरह में पूछे जाते हैं। तो मैं अपने लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में प्लेन मिरर की स्टडी स्टार्ट करूंगा और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।